बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट का हमारा आज लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम लेक्चर है। इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखना है। ये टॉपिक जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है और इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और इस टॉपिक में ऐसी टर्म्स भी हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। इसलिए आप बच्चों ने ये वाला लेक्चर आखिर तक ज़रूर देखना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर कौन से होते हैं? पहले नंबर पर जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है वो होता है डायरिया। अब डायरिया क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं। आपने शुरू से जो है इसको अंडरलाइन करना है। ये डायरिया की डेफिनेशन है हमारे पास भाई। हमें कहता है डायरिया इज करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब है जो बार बार आ रहे होते हैं। लूज और वाटरी स्टूल्स, जो बार बार दस्त आ रहे होते हैं, जो बार बार मोशन आ रहे होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं लूज और वाटरी स्टूल। यानी यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खारिज हो रहा होता है। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। कहता है डायरिया की वजह से पानी की कमी हो सकती है। किस में? खास तौर पर स्पेशली इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, एंड दी एल्डरली, और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें डायरिया की वजह से पानी की कमी हो सकती है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन यहां तक होगा। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है साइन एंड सिम्टम। इसकी अलामत क्या होती हैं? कहता है एब्डोमिनल क्रम्प्स और पेन। पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट जो होता है फूल जाता है, पेट में गैस पैदा हो जाती है। इस टर्म को हम नाम देते हैं ब्लोटिंग। ये भी डायरिया की वजह से होती है। एंड डिहाइड्रेशन, और पानी की कमी हो जाती है जिससे थर्स्ट महसूस होती है, प्यास महसूस होती है। मुंह जो होता है ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। डार्क यूरिन, और पेशाब का जो रंग होता है वो गहरा हो जाता है। इसकी वजूहात क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकते हैं। कहता है जो इसकी वजूहात में इन्फेक्शन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं? ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, वायरल वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, और पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इंसान की बॉडी में रहते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, जगह हासिल करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पैरासाइटिक। अगर आप बच्चों को ये याद ना हो रहा हो, पैरासाइट जो हैं ये हमारे दोस्त होते हैं भाई। हमसे पिज़्ज़ा भी खाते रहेंगे, हमसे फ़ायदे भी हासिल करते रहेंगे, लेकिन जब काम की बात आएगी तो ये कभी भी नज़र नहीं आएंगे आपको। तो हमारे दोस्त भी जो होते हैं ये पैरासाइट की तरह होते हैं। आगे कहता है जो इसकी वजूहात होती हैं वो फूड एलर्जीज भाई। कुछ लोगों को जो होती है कुछ फूड से एलर्जीज होती है, तो ये भी इसकी वजह हो सकती है। जो वजूहात हैं, स्ट्रेस, जो परेशानी होती है, जो तनाव होता है भाई, स्ट्रेस की वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसलिए आप बच्चों ने कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आपको ये मोशन कहीं का नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। आगे जो इसकी वजूहात हो सकती हैं, सर्टेन मेडिकेशन, जो बहुत ज़्यादा अद्वियात होती हैं। कौन सी अद्वियात हो सकती हैं? जैसे एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर भी जो है डायरिया हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? हमें कहता है ड्यूरिंग ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। बहुत अहम बात कर रहा है भाई, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अब तो वैसे ही गर्मियाँ हैं, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आप पानी पिएंगे तो आपके अंदर डिहाइड्रेशन, डायरिया की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा जो आपको फ़ायदा होगा बच्चों पानी पीने का भाई, जो मैं बता रहा हूँ, तो आप भाई हर वक्त अपने साथ पानी की बोतल उठाए रखेंगे। वो ये फ़ायदा होता है जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक तो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं होती, और दूसरे नंबर पर जो आपकी स्किन होती है ये नेचुरली ग्लो करती है भाई। आपको किसी कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप इतनी हज़ारों खर्चा लगा देते हैं अपनी स्किन पर, अगर आप यही उसकी जगह सिर्फ पानी रेगुलर पीना शुरू कर दें काफ़ी मिकदार में, तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आगे कहता है यूज ऑफ ओआरएस। अच्छा, ओआरएस कहते हैं भी निमकोल जो होते हैं, अक्सर निमकोल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप में पानी की कमी हो रही है तो आप निमकोल वगैरह ओआरएस का इस्तेमाल करें। ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट, भाई जो नरम ग़िज़ा होती है वो खाना शुरू करें। यूजिंग एंटी डायरियल मेडिकेशन,
जो डायरिया के खिलाफ मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो आप इस्तेमाल करें। टेकिंग एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करें। और अदर ट्रीटमेंट्स इन सीवियर केसेस, या फिर अगर सख्त हालात में डायरिया होते हैं तो आप दूसरा ट्रीटमेंट भी इसका करवा सकते हैं। प्रिवेंशन, अब आप एहतियात किस तरह कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है वॉशिंग हैंड रेगुलरली, जब भी आप वॉशरूम से आए या खाना खा लें या कोई भी किसी चीज़ को हैंड लगाएं तो आप मुसलसल जो है रेगुलर, भाई किसी भी चीज़ से आप आ रहे हैं तो आप अपने हाथ रेगुलर धोएं। स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, वही बात कर रहा है, खास तौर पर जब आप खाना खाते हैं उससे पहले हाथ धोएं, और आफ्टर यूजिंग बाथरूम, जब आप बाथरूम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद भी जो है आप अपने हाथ को ज़रूर धोएं। अवॉइडिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर, आप भाई गंदी खुराक ना खाएं। जो बाहर समोसे पड़े होते हैं, पकोड़े पड़े होते हैं, वहां पर देखते हैं भाई शाम को लोग टूट पड़ते हैं भाई, ये एक्चुअली ये बाहर पड़े हुए होते हैं, ये कवर ऊपर से नहीं होता है, ये कंटामिनेटेड फूड होते हैं। और गंदा पानी भी ना पिएं बल्कि फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें। और अवॉइड स्ट्रेस, और भाई आपने, मैंने पहले भी बताया, परेशानी नहीं लेनी भाई। अगर आपने परेशानी ले ली भाई तो फिर आपकी खैर नहीं है, आपको ये डायरिया भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास डिसऑर्डर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन जो है ये उसके उलट है डायरिया के। वो जो था उसमें मोशन लग रहता है, दस्त लग रहता है, इसमें अब कब्ज हो जाता है, जो फीसेस होता है ये हार्ड हो जाता है और ये एना से बाहर खारिज ही नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, शुरू से अंडरलाइन करें। कहता है कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी हालत है in which feces are not eliminated from the body at regular interval, जिसमें फीसेज जो पाखाना होता है ये एना से बाहर खारिज नहीं होता। इसके साइन एंड सिम्टम अलामात क्या है, कहता है इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट। कहता है अभी ये पाखाना जो होता है ये बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहता है इवन हफ्ते में 3 बार से भी कम जो होता है ये पाखाना बाहर खारिज होता है। हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, इसमें पाखाना जो होता है बहुत ज्यादा खुश्क और सख्त हो जाता है कॉन्स्टिपेशन में। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग, पेट में जो है भाई डिस्कम्फर्ट भाई हो जाती है, आराम नहीं होता, दर्द महसूस होता है, या पेट जो होता है फूल जाता है, जिस तरह गैस पेट के अंदर पैदा हो जाती है, ये भी सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन का। अब इसकी वजूहात क्या है, वजूहात जो है इसकी बड़ी ही सिंपल वजूहात है। लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, अगर भाई आप अपनी डाइट में, खुराक में फाइबर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। डिहाइड्रेशन, आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहा है, पानी की कमी हो गई, वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई फिजिकल काम नहीं कर रहा है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। सर्टेन मेडिसिन, और जो मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं जैसे पेन किलर हो गया भाई, जो दर्द होता है दर्द को ख़त्म करने के लिए, और आयरन सप्लीमेंट, जो हम आयरन बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेते हैं बॉडी के अंदर, वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती हैं। और अदर डिजीज़ या दूसरी बीमारियां भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती हैं। खास तौर पर एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जो है ये कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकती है। जो शुगर होती है उसे हम नाम देते हैं डायबिटीज़ का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, कहते हैं इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर को शामिल कर दें। अब ये फाइबर कहाँ से हासिल होते हैं, ये फ्रूट फलों से हासिल होते हैं, वेजिटेबल से हासिल होते हैं, होल ग्रेन्स, ये जो अनाज होती है, जो असल अनाज होती है, जो असल गंदम होती है जिसका रंग ब्राउन होता है, उससे भी फाइबर हासिल होते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए, जो कि हम लोग बिल्कुल करते ही नहीं हैं। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। यूज मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द डॉक्टर, कहते हैं मेडिसिन को खुद से इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, तब जो है हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, इसका इलाज हो सकता है। प्रिवेंशन, अब एहतियात में हम क्या कर सकते हैं, ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए, ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर मौजूद हो। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जूसेस, फ्रेश जूसेस पीने चाहिए ताकि पानी की कमी पूरी हो सके। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है हमारे पास अल्सर। अब अल्सर कौन सा डिसऑर्डर है,
पहले नंबर पर हमारे पास है पेप्टिक अल्सर। कहता है पेप्टिक अल्सर आर सोर्स, ये ऐसे सोर्स होते हैं, ऐसे गले होते हैं दैट डिवेलप्स इन दी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कहां पर होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल पर होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल कौन सी नाली होती है, ऐसी नाली होती है जो मुंह से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। यानी ये जो सोर्स है, ये जो सोजेश है, ये जो गले हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल्स में होते हैं। अल्सर यूजुअली डेवलप्स इन दी वॉल ऑफ स्टमक। अब ये जो पहले नंबर पर हमारे पास था पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर कहां पर होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल में सोर्स होंगे, सोजिश होगी, उसे हम नाम देंगे पेप्टिक अल्सर का। इसी तरह दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैस्ट्रिक अल्सर, फर्क आ सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर किसे कहते हैं और पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन पेप्टिक एंड गैस्ट्रिक अल्सर। तो अब हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, कहता है अल्सर यूजुअली डेवलप्स इन दी वॉल्स ऑफ स्टमक, जो अल्सर स्टमक की दीवारों में होगा उसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं। जो पेप्टिक में होगा उसे हम नाम देंगे किस चीज का, एलिमेंट्री में होगा पेप्टिक अल्सर, और जो स्टमक मैदे में होगा उसे हम नाम देंगे गैस्ट्रिक अल्सर। कहता है हाउएवर अल्सर्स मे आल्सो डेवलप इन ड्यूडेनम, ये जो अल्सर्स होते हैं, ये जो सोर्स होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में भी हो सकते हैं। जो ड्यूडेनम में अल्सर होगा उसे हम नाम देंगे ड्यूडेनल अल्सर का, और जो ईसोफिगस, जो खुराक की नाली में अल्सर होगा उसे हम नाम देंगे ईसोफिगल अल्सर का नाम देंगे। साइंस एंड सिम्टम्स, अब इनकी अलामात क्या हो सकती हैं। पहले नंबर पर बताता है बर्निंग स्टमक पेन, कहता है जो स्टमक के अंदर जो जलन होती है और जो दर्द महसूस होता है, इसे हम किस चीज का सिम्टम समझते हैं, अल्सर का सिम्टम समझते हैं। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रीगरगाइटेशन, अब ये क्या चीज है, कहता है जो खुराक होती है ये मैदे से दोबारा मुंह तक जो आती है, तब जो है सलाइवा खारिज होना शुरू हो जाता है, इसे हम नाम देते हैं रीगरगाइटेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना, और हमारे पास है वेट लॉस, वज़न जो है वो कम हो जाता है। ब्लड वॉमिटिंग, और कहता है जब शदीद हालत हो तो जो उल्टी होती है उससे खून भी बहराना शुरू हो जाता है, ये शदीद हालात में ऐसा होता है। इसकी काजेज़ क्या हैं, अल्सर की वजूहात क्या हैं, कहते हैं इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, इसकी वजह जो होती है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। कहता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनएसिड, अगर आप बार बार एनएसिड्स मेडिसिन लेते हैं तब भी जो है आपको अल्सर हो सकता है। अब ये अल्सर एनएसिड्स कौन सी मेडिसिन होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आप बुखार में इस्तेमाल करते हैं या पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल, जो मेडिसिन आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, इन मेडिसिन को नाम देते हैं एनएसिड्स का। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, अगर शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग, अगर आप भाई स्मोकिंग करते हैं, भाई अगर सिगरेट नोशी करते हैं या कोई और जो है इस तरह की आप आदत अपनाते हैं तब भी आपको अल्सर हो सकता है। कहता है स्ट्रेस, अगर आप जोर भाई परेशानी हासिल करते हैं, जो स्ट्रेस होता है, तनाव, आप परेशान होते हैं, तब भी जो है आपको अल्सर हो सकता है। कहता है दो नॉट अ डायरेक्ट कॉज, ये इसकी डायरेक्ट वजह तो नहीं है स्ट्रेस, इट कैन मेक अ सिम्टम वर्स, लेकिन अगर आपको पहले से अल्सर है, अगर आप फिर भी स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, तो ये इस कंडीशन को मजीद सीवियर कर देगा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है अल्सर की, कहता है एंटीबायोटिक्स टू क्लियर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एच पाइलोरी कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, इसके खिलाफ आप एंटीबायोटिक लें। मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड्स, और ऐसी मेडिसिन लें जो एंटासिड्स होती हैं। एंटासाइड्स कहते हैं जो बद हजमी की मेडिसिन होती हैं, उन्हें हम एंटासिड कहते हैं। कहता है ट्रीटमेंट में आपको एंटासिड्स लेनी चाहिए। एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर, अब ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या है, कहता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो होते हैं ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो मैदे की तेजाबियत को 80 से 90% खत्म कर देते हैं। इन इनहिबिटर को हम नाम देते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। आगे क्या कहता है, जो प्रिवेंशन, किस तरह आप इसे बच सकते हैं, कहता है अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर, यानी कि एन एसिड, जैसे हमने पीछे जिक्र किया। कहता है जो पेन किलर आप लेते हैं, यानी कि जो आप एन एसिड्स मेडिसिन लेते हैं, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अवॉइडिंग स्पाइसी फूड, भाई
ये जो आप बड़ी स्पाइसी फूड खाते हैं, जो भाई चटपटी फूड खाते हैं, आपने इससे अवॉइड करना है। जैसे भाई हर वक्त शाम को जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया, बर्गर ऑर्डर करवा लिया, मुख्तलिफ जो स्पाइसी फूड ऑर्डर करवाते हैं भाई, तो इनसे आपको बचना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बल्कि उसकी जगह जो है मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए। इसका मतलब है आपको वेजिटेबल्स भी खानी है, साथ जो है आपको पल्सेस दालें भी खानी है, और जो है आपको मीट गोश्त भी खाना है। यानी तमाम चीज़ें आपने वक्तन फ़वक्तन खाते रहनी है, जिसे हम बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट खाएंगे तो आप जो है अल्सर से बच सकते हैं। ये था हमारा आज का सिंपल लेक्चर, जो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम था। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यहाँ पर जितनी भी मुश्किल टर्म्स थी मैंने वो भी वन बाई वन करके डिस्क्राइब किए हैं, ताकि आप बच्चों के लिए तमाम चीज़ें जो है आसान हो जाएं। अगर बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि तमाम लेक्चर बायो के आपको फ़ौरन पहुंच सकें, और आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ तैयारी होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, मैं ये जो पूरा चैप्टर है, ये पहला चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर ये जो है भाई ये मैं कवर करूंगा। वो लेक्चर आपने ज़रूर लेना है, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है एक ही लेक्चर में कवर हो जाए और आपको बार बार अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े।